हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलएनटी केमिस्ट्री क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे यहाँ पर 11th क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री का एक टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक और परमाणु द्रव्यमान के बारे में। ये टॉपिक वीडियो शुरू करें उससे पहले आज जन्माष्टमी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और उन शुभकामनाओं के साथ हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखो, सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं? एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत है या एक अभिकारक यदि कम मात्रा में उपस्थित हो और अन्य अभिकारक क्या हो, अधिक मात्रा में उपस्थित हो, तो जो कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक है वह कुछ देर बाद अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब जैसे ही वो कम मात्रा वाला अभिकारक समाप्त होता है उसके साथ ही अभिक्रिया भी क्या हो जाती है, आपकी रुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक ने अभिक्रिया के अंदर उत्पाद की मात्रा को क्या कर दिया, निश्चित। उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत अभिकारक। देखो, मैं परिभाषा क्या बोली मैंने एक बार लिख के बताती हूँ आपको। एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित तथा अन्य अभिकारक अधिक मात्रा में उपस्थित तो क्या कहा मैंने कि एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में एक अभिकारक तो क्या हो, कम मात्रा में उपस्थित हो तथा अन्य अभिकारक क्या हो, अधिक मात्रा में उपस्थित हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होगा, कुछ देर बाद कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक समाप्त हो जाता है। तो क्या होगा, जो रासायनिक अभिक्रिया है तो अभिक्रिया रुक जाती है। क्या कहा मैंने, यदि एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया उसमें एक अभिकारक तो कम मात्रा में उपस्थित है और अन्य अभिकारक ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में जो कम मात्रा में उपस्थित था अभिकारक वह क्या होता है, कुछ देर बाद क्या हो जाता है, समाप्त। जैसे ही वो कम मात्रा वाला अभिकारक समाप्त होता है उसके साथ ही आपकी अभिक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। या ये कहूं कि उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। इसलिए जो कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक होता है वो क्या कहलाएगा, आपका सीमांत अभिकारक। इसलिए कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। बात समझ में आ गई मेरी? यानी एक संतुलित, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपकी अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पहले तो सबसे पहला काम है उसको क्या करो, संतुलित। जब अभिक्रिया संतुलित हो जाए तो उस अभिक्रिया में एक अभिकारक की मात्रा तो क्या होगी, कम, और बाकी सभी अभिकारकों की मात्रा क्या होगी, ज्यादा।
अगर ऐसा होता है तो जो कम मात्रा वाला अभिकारक है वो कुछ देर बाद क्या हो जाता है, समाप्त। जैसे ही वो समाप्त हो जाता है तो अभिक्रिया भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। यानी अभिक्रिया की दर को क्या कर दिया उसने, निश्चित। इसका मतलब है उत्पाद की मात्रा भी क्या हो गई आपकी, सीमित। तो उत्पाद की मात्रा को सीमित करने वाला अभिकारक कौन सा था, जो कम मात्रा में उपस्थित था। इसीलिए उसको क्या नया नाम दिया गया, सीमांत अभिकरण। क्या नाम दिया गया इसे, सीमांत अभिकरण। बात समझ में आ गई, अंडरलाइन कर देते हैं। उत्पाद की मात्रा को क्या कर दिया इसने, बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। फिर हम एक न्यूमेरिकल एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर सीमांत अभिकर्मक होता है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो हम एक एग्जांपल के माध्यम से सीमांत अभिकर्मक को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि 3 ग्राम H2 29 ग्राम O2 से क्रिया करके, O2 से क्रिया करके H2O बनाती है। क्या बनाती है, H2O। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको कि 3 ग्राम हाइड्रोजन है, कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, 29 ग्राम से, और क्या बनाएगी आपके लिए, H2। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका कि इसके अंतर्गत सीमांत अभिकर्मक कौन सा है, बनने वाले जल की मात्रा कितनी है, और जो अनुप्रयुक्त अभिकारक है उसकी मात्रा कितनी है। 3 क्वेश्चन आपके। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, सीमांत अभिकर्मक कौन सा है, सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन, प्राप्त जल की मात्रा, जल की मात्रा कितनी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका इसी के अंदर, अनुप्रयुक्त अभिकारक, अभिकारक की मात्रा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपके, क्या है आपका क्वेश्चन कि 3 ग्राम हाइड्रोजन है, 29 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा आपके लिए, H2। जब H2 बनता है उसके अंतर्गत इस अभिक्रिया के दौरान सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। फिर इसमें जो जल बनेगा वो कितनी मात्रा में बनेगा, किससे, कितने ग्राम हाइड्रोजन और O2 क्रिया से कितना जल बनता है, ये निकालना। अनुप्रयुक्त अभिकारक की मात्रा कितनी होगी, यानी कि इसमें एक अभिकारक तो ज्यादा मात्रा में होगा ना, 2 ही तो है अपने पास अभिकारक। अभी हमने परिभाषा में क्या लिखा था, एक तो कम मात्रा में होगा, बाकी क्या होंगे, अधिक मात्रा। अब इसमें 2 है तो एक तो कम में है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपके ज्यादा मात्रा में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो जो कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक था वो पूछ रहा है आपसे, उसी को हमने क्या नाम दिया था, सीमांत अभिकर्मक, वो कौन सा है। अब इसको ज्ञात करो, उससे पहले परिभाषा में एक लाइन लिखी थी कि सबसे पहले अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, अभिक्रिया की जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण, वो कैसी होनी चाहिए, संतुलित। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ये पहचानो कि अभिक्रिया कौन सी है, क्रियाकारक कौन सा है, उत्पाद कौन सा है। दूसरा काम क्या है, जब आपको क्रियाकारक उत्पाद समझ में आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या पहचान करनी है कि इस अभिक्रिया के अंतर्गत जो है
ये संतुलित है अथवा नहीं है। दोनों काम कर लो, उसके बाद जो इनके आंसर दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इधर देखो, सबसे पहले तो अभिक्रिया को लिख लो आप। क्रिया कौन कर रहा है, H2, किससे करेगा, O2 से। किससे करेगा, O2 से। और क्या देगा, H2। क्या देगा, H2। हमें तो इतना ही पता है कि H2 क्रिया करेगा O2 से और क्या बनाएगा, H2। ये इसने बताया। अब पहले तो क्या करो, इस अभिक्रिया को संतुलित करो भाई। क्या ये संतुलित है, तो देखो अगर मैं इधर ये कर दूं 2 और इधर ये कर दूं तो बैलेंस हो जाएगी। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन परमाणु, इधर भी कितने हो गए, 4। O2 कितने, ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन परमाणु 2 है, तो इधर भी कितने, 2। अब अपनी अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित। ये भी आपकी गैस है, ये भी गैस है, और ये कौन सी अवस्था में होता है, लिक्विड। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन के ऊपर ध्यान ही नहीं देना। क्वेश्चन के ऊपर अभी हमें ध्यान नहीं देना। हमें क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने अभिक्रिया लिख ली, उसको संतुलित कर दिया। और संतुलित अभिक्रिया के अंतर्गत संतुलित अभिक्रिया के अंदर संतुलित अभिक्रिया के अंदर ये देखना है कि कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल O2 क्रिया करके कितने मोल H2O देते हैं। अभी हमें क्वेश्चन के जो डेटा दे रखे थे उनको तो यूज ही नहीं करना। तो देखो हमारे पास जनरली ले तो इसकी कितने मोल है, 2 मोल। कितने मोल है, 2। इसका कितना मोल है, 1 मोल। कितना मोल है, 1। जल के कितने मोल बन रहे, 2। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल O2 से क्रिया करेगी तो हमें क्या मिलेगा, 2 मोल H2O। ये तो हमने मोल के अंदर वैल्यू निकाल दी। अगर ग्राम के अंदर देखें तो देखो एक हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 1। तो देखो परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो ये कितने हाइड्रोजन परमाणु, 4। तो ग्राम में भार कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। इसका देखो 1 का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। इसका देखो 2 इसका और 16 इसका, 18 का 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। देखो परमाणु द्रव्यमान अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में ही पढ़ेंगे कि परमाणु द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं किसी का, तो उसकी गणना करेंगे। अगर आपको परमाणु द्रव्यमान आता है सबका, तो किसी भी यौगिक के अणु का द्रव्यमान अणुभार भी निकाल सकते हैं। ये जो हमने लिखा है, ये हमने क्या लिखा है, अणुभार। ये H2O का अणुभार है, ये O2 का है और ये इस H2 का। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो अपन अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे उसमें। फिलहाल के लिए सिर्फ इसको इतना ही ध्यान में रखना कि एक हाइड्रोजन का जो मास परमाणु द्रव्यमान है कितना लेते हैं, 1। तो 4 है तो 4 ग्राम। एक ऑक्सीजन का कितना लेते हैं, 16 ग्राम। तो 2 हो गए तो कितना हो गया, 32 ग्राम। तो एक हाइड्रोजन के कितना लिया था हमने, 1। 2 हाइड्रोजन हो गए तो 2 और एक ऑक्सीजन का 16 और 2 कितने हो गए, 18। और ये कितने मोल है, इसके डबल है, तो हमने कितना लिख दिया, 36 ग्राम। यहाँ तक किस किसके समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो पहले तो आप जो इस क्वेश्चन की और इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इधर देखो। फिर भी तो थोड़ा सा और बता देती हूँ, इसको इरेज कर दो यहाँ से, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप इसका, फिर पूरे को इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं, सीमांत अभिकरण। अब इसका पता कैसे लगाओगे, देखो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाइड्रोजन जो हमारे पास कितनी है, 3 ग्राम। 3 ग्राम है। ऑक्सीजन कितनी है, 29 ग्राम। तो पहले से हम सीमांत अभिकर्मक की पहचान कर ले कि कौन सा है। देखो हमारे पास अगर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, सामान्य जो अभिक्रिया है
तो उसमें हाइड्रोजन के कितने ग्राम चाहिए? 4 ग्राम। दे कितना रखा है? 3 ग्राम। ठीक है, तो देखते हैं कि 3 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो कितने ग्राम O2 से क्रिया करेगी और हमें क्या देगी। तो देखो इधर अगर हम देखें इस सामान्य अभिक्रिया में तो 4 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम O2 से क्रिया करती है? 32 ग्राम से। कितने ग्राम से करती है? 32 ग्राम से। तो इसको ऐसे ही लिखो। सबसे पहले सीमांत अभिकर्मक की पहचान करोगे तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। देखो 4 ग्राम H2 अभिक्रिया करती है किससे? 32 ग्राम O2 से। ठीक है, 1 ग्राम H2 कितने ग्राम O2 से क्रिया करेगी? 32/4 ग्राम O2 से। ठीक है, क्वेश्चन में कितने ग्राम H2 दी गई है? 3 ग्राम। 3 ग्राम H2 अभिक्रिया करेगी 32/4 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 और 8 दिए 24। कितने ग्राम O2 हो गई हमारे पास? 24 ग्राम। यानी कि 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम O2 से क्रिया करती है? 24 ग्राम से। कितने ग्राम O2 से करती है? 24 ग्राम से। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दोबारा देखो इसको। 3 ग्राम हाइड्रोजन दे रखी है और O2 का कितना ग्राम दे रखा है हमें? 29 ग्राम। कितना ग्राम दे रखा है? 29 ग्राम। जबकि काम में कितनी आ रही है? 24 ग्राम। कितनी काम आ रही है? 24 ग्राम। तो बताओ दी गई मात्रा तो O2 की ज्यादा है और काम में आने वाली मात्रा कितनी है? 24 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया के दौरान 24 ग्राम ऑक्सीजन काम में आएगी तभी अभिक्रिया रुक जाएगी। तभी अभिक्रिया रुक जाएगी। जबकि आपके प्रश्न में कितने ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है? 29 ग्राम। यानी कि ऑक्सीजन अभी भी उपस्थित है। इसका मतलब है ऑक्सीजन किस में उपस्थित है? अधिकता में। तो फिर कम मात्रा में कौन हुआ? हाइड्रोजन। कम मात्रा में कौन सा हुआ? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सीमाकारी अभिकर्मक कौन हो जाएगा? H2 या O2? बताओ कौन सा होगा? बताओ भाई, सारे सब में से कोई भी बताओ आप में से। तो देखो इधर O2 जितने काम आ रही है उससे ज्यादा हमारे पास उपस्थित है, तो ये तो अधिकतम है। तो कम मात्रा किसकी हो गई? H2 की। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, जो सीमाकारी अभिकर्मक है हमारा वो कौन सा हो गया? सीमाकारी अभिकर्मक कौन सा है हमारा? H2। बात समझ में आ गई? तीसरा क्वेश्चन जो था आपका, अनुप्रयुक्त अभिकारक की मात्रा कितनी होगी? तो देखो हाइड्रोजन जितना था वो तो पूरा का पूरा काम आ गया, क्योंकि जितने 3 ग्राम दे रखी थी उसने कितने ग्राम O2 से क्रिया कर ली? 24 ग्राम से। बाकी हाइड्रोजन तो समाप्त हो गया। उसको हमने क्या कह दिया? सीमाकारी अभिकर्मक। लेकिन हमारे पास O2 तो बची हुई ना। कितनी मात्रा बची हुई है? इसकी गणना कैसे करोगे? तो देखो इधर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा यहाँ से, तो जरूरत पड़ेगी तो वो लिख लीजिए। ठीक है, इधर ध्यान करिए। देखो अनुप्रयुक्त अभिकारक कौन सा होगा हमारे पास? ऑक्सीजन होगा। ठीक है, कहाँ से आएगा? दी गई O2 की मात्रा माइनस काम में आई O2 की मात्रा। तो बताओ आप ही, दी गई O2 कितनी है? 29 ग्राम। क्वेश्चन में देखो कितनी है? 29 ग्राम। 29.0 ग्राम। काम में कितनी O2 आई? 24 ग्राम। कितनी आई? 24 ग्राम। तो अनुप्रयुक्त जो अभिकारक है वो कितना हो जाएगा आपका? 29 में से 24 गए तो कितना बचता भाई? 5 ग्राम। यानी 5 ग्राम O2 जो है आपकी क्या हो गई?
अनुप्रयुक्त अभिकारक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिला आपको, सीमाकारी अभिकर्मक कौन है, H2। अनुप्रयुक्त अभिकारक कौन सा हो गया आपका 5 ग्राम O। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका कि जो बनने वाले जल की मात्रा कितनी है, बनने वाले जल की मात्रा कितनी है। तो देखो अभी हमने जो अभिक्रिया लिखी थी नीचे, एक बार मैं उसको फिर से लिख देती हूँ। 2H2 प्लस O2 से क्या बना था 2H2। इसका कितना था 4 ग्राम, इसका कितना था 32 ग्राम, ये कितना था 36 ग्राम। ठीक है, हमने परिभाषा में क्या लिखा था कि उत्पाद की मात्रा को सीमित कौन करता है, सीमाकारी विकर्मक। सीमाकारी विकर्मक कौन है आपके क्वेश्चन में, H2। ठीक, अभी हमने सोल्व भी किया था, निकाला भी था। सीमाकारी विकर्मक कौन था, हाइड्रोजन। तो देखो इधर 4 ग्राम H2 से कितना ग्राम बनता है H2O, 36 ग्राम क्या बनता है H2। यानी अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन हमारे पास तो कितने ग्राम H2O मिलेगा, 36 ग्राम। अगर H2 कितनी है 1 ग्राम, तो कितना मिलेगा आपको 36/4 ग्राम क्या मिलेगा H2। क्वेश्चन में कितना दिया गया है 3 ग्राम। 3 ग्राम H2 से कितने ग्राम H2O मिलेगा अपने को, 36/4 गुणा 3, 4 9 36 और 9 3 27। तो कितने ग्राम H2O बन गया हमारे पास, 27 ग्राम। तो कैसे ज्ञात करना है सीमाकारी अभिकर्मक, उसमें अनुप्रयुक्त जल की मात्रा पूछी। अब कोई भी अभिक्रिया आपको दी जा सकती है, जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए, उसमें सेम क्वेश्चन रहेगा, केवल मैं डेटा चेंज करूंगी, करने का तरीका सेम रहेगा। जैसा इसमें किया ना, तीनों क्वेश्चन भी वही रहेंगे, केवल जो क्वेश्चन का डेटा है वो चेंज करूंगी। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी आपकी दूसरी। फिर उसको सीमाकारी अभिकर्मक की पहचान भी उसी तरीके से करनी है जैसे हमने इसी क्वेश्चन में की थी, वो आप खुद करना। अगर आपको आ जाता है ठीक है, नहीं आता तो जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन को आपको सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नोट कर लो, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और एक बार इसको फिर से रिवाइज करो, समझने की कोशिश करो। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ सीमाकारी अभिकर्मक किसको कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत यदि एक अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित है और अन्य अभिकारक क्या होंगे, ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो, तो जो कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक है वो कुछ देर बाद क्या हो जाता है, समाप्त। ठीक है, तो जैसे ही वो समाप्त होता है, उसकी समाप्ति के साथ अभिक्रिया भी क्या हो जाती है आपकी, रुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उत्पाद बन रहा था उसकी मात्रा सीमित हो गई, लेकिन किसके कारण हुई, कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक के कारण उसकी मात्रा सीमित हो गई। इस वजह से उस कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक को हमने क्या कहा, सीमाकारी अभिकारक। क्या कहा, सीमाकारी अभिकारक। ठीक है, फिर क्वेश्चन में पूछा भी था आपसे, ये क्वेश्चन देने की परिभाषा समझ में आ गई। फिर उससे यानी सबसे पहला काम हमसे वो सीमांत अभिकर्मक पूछे या नहीं पूछे क्वेश्चन में, लेकिन हमें उसकी पहचान करनी जरूरी है। क्यों, क्योंकि सीमाकारी अभिकर्मक की पहचान होगी तभी तो हम ये निकाल पाएंगे कि अनुप्रयुक्त अभिकारक कौन सा है और कितना बचेगा, उत्पाद कितना बनेगा। इस सब का जो निर्धारण है वो किसकी सहायता से होगा, सीमाकारी अभिकर्मक की सहायता से। तो सीमाकारी अभिकर्मक को कैसे पहचान करते हैं, मैंने अभी क्वेश्चन सोल्व करवा के बताया आपको। एक क्वेश्चन और लिखवा देती हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से एक बार। ठीक है, अब देखो आपका क्वेश्चन, डेटा चेंज कर रही हूँ यही।
देखो आपका क्वेश्चन है कि 3 ग्राम H2, ठीक है, 3 ग्राम H2 34 ग्राम N2 से, क्या कहा मैंने, 3 ग्राम H2 34 ग्राम N2 से क्रिया करके किसका निर्माण करती है, अमोनिया। क्या बनाती है, अमोनिया। तो आपको क्या क्या बताना है, सेम वही क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन पूछेंगे। सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है, कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन, अनुप्रयुक्त अभिकारक, अभिकारक की मात्रा कितनी है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्राप्त NH3 की मात्रा, अमोनिया की मात्रा। बात समझ में आ रही है आपकी। 3 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, केवल डेटा चेंज किए। अब आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए, इसके लिए मैं जो है ना आपको इसकी अभिक्रिया बता देती हूँ संतुलित करके। बाकी क्वेश्चन सॉल्व आपको ही करने हैं। आंसर जरूर लिख करके आप कमेंट में भेजना। अगर कहीं पर कोई भी त्रुटि होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा, और अगर आपको नहीं आएगा तो ये लिख के भेजना कि ये क्वेश्चन जो हमारे समझ में नहीं आया, ताकि मैं इसका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो है बता सकूं। और हो सकेगा जहाँ तक मैं आपके कमेंट में लिख कर ही इसका आंसर भेज दूंगी, ठीक है। तो कमेंट में जरूर लिखना, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन भेजना कैसे किया आपने, और अगर नहीं आता तो ये लिख के भेजना है कि क्वेश्चन हमारे से नहीं हो पाया, तो मैं इसका सॉल्यूशन खुद भेज दूंगी। अगर कमेंट में नहीं भेज पाई तो आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी डालेंगे तब जो है आपको सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सोल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा हिंट देती हूँ। अभिक्रिया में क्या है, H2 किससे क्रिया करेगा, N2 से। क्या बनाएगा, अमोनिया। कौन सी अभिक्रिया भाई, अमोनिया बनाने की हेबर प्रोसेस है, हेबर प्रक्रम है। अब अभिक्रिया को संतुलित करो। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, इधर कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, इधर कितने हैं, 2, तो कितने हो जाएंगे, ये गैस और ये भी क्या आपकी गैस। कैटलिस्ट वगैरह ये दिखाने की जरूरत नहीं है इस अभिक्रिया में, क्योंकि हमें तो किसकी पहचान करनी है, केवल सीमाकारी अभिकर्मक की, अनुप्रयुक्त अभिकारक की और प्राप्त अमोनिया की, जिसमें कैटलिस्ट की जरूरत है ये पड़ती। हालांकि अगर किसी को पता यही जानना है कि हमें तो जानना है कौन सा कैटलिस्ट है, तो देखो इसमें कौन सा होता है, Fe तो कैटलिस्ट होता है, और जो MO होता है वो क्या होता है, आपका प्रमोटर होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में देखो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना लिया था हमने, 1, हाइड्रोजन कितने, 6, तो कितना हो गया, 6 ग्राम। एक नाइट्रोजन का 14, 2 का कितना हो गया, 28 ग्राम। 14 और 3 17, 17 दूनी 34 ग्राम। मोल में देखोगे तो कितने मोल है, 3 मोल, 1 मोल, और ये कितने आपके, 2 मोल, ठीक है। इतना हिंट मैंने दे दिया। अब क्वेश्चन सोल्व आपको करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का भी जो हिंट दिया उसका भी करना कोशिश, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं इसके लिए। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, ठीक है। अब ये तो हमने जो है ना पीछे किया था एग्जांपल, सेम टू सेम है, इसीलिए जो हमने आपको मतलब ये क्वेश्चन लिखवाया है इसको खुद करना, सेम उसकी डिटेल जैसे पहले किया था ना उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो अब अपन सेकंड एग्जांपल लेंगे वो इससे थोड़ा अलग है, उसको भी सोल्व करवा देती हूँ। तो देखो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है,
सेकंड एग्जांपल आपका सेकंड क्वेश्चन कि कितने मोल CH4 मेथेन के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त हो। ठीक है, क्वेश्चन आपका देखो, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके 12th में तो नहीं पूछे जाते, 11th क्लास में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन नीट जेई के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम 11th 12th के साथ साथ किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट और जेई की भी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और जैसे आप जेट वगैरह की एग्जाम दोगे तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यानी सीमांत अभिकर्मक से रिलेटेड क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, तो देखो कितने मोल मेथेन के दहन से कितने ग्राम जो है आपको कितने मोल मेथेन के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी। तो सबसे पहले तो हमें काम क्या करना है कि ये देखना है कि ये क्वेश्चन किसका है, मोल का है या सीमांत अभिकर्मक का। तो देखो जो सीमांत अभिकर्मक है वो एक तरह से मोल से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें मोल के रेस्पेक्ट में ज्ञात किया जाता है, तो मोल के कॉन्सेप्ट को भी इसमें यूज करेंगे। केवल सीमाकारी अभिकर्मक जो होता है वो एक अलग चीज है, उसको ज्ञात, बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन किए थे हमने मोल वाले कॉन्सेप्ट में भी इसी टाइप से सोल्व किए थे और इसमें भी इसी टाइप से होंगे। ठीक है, तो देखो पहले तो हमें संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। लिखो भाई, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया मेथेन का क्या हो रहा है, दहन, और दहन किससे होता है, O2 से। क्या बनेगा, CO2, और साथ में क्या बनता है, H2। क्या बनेगा, H2। अभिक्रिया को बैलेंस कर दो, संतुलित करो, एक कार्बन, ठीक है, लिख दिया। ऑक्सीजन कितने, इधर 3, इधर कितने, 2, इधर कितने, 2। तो ऐसा क्या करें कि हमारी अभिक्रिया क्या हो जाए, संतुलित करो भाई। हाइड्रोजन कितने, 4, उधर कितने, 2। तो सबसे पहले तो इसको बैलेंस करो, हाइड्रोजन कितना है, ये। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, देखो कार्बन कितना है, इधर भी 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, बराबर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 4। इसको कितना कर दो आप, तो बाकी ये भी 1 मोल 1 मोल। इससे संतुलित अभिक्रिया लिख ली हमने। इससे क्या क्या पता चला, इसका 1 मोल, इसका कितना मोल, 1 मोल। O2 के कितने मोल, 2 मोल। CO2 का कितना मोल, 1 मोल। H2 के कितने मोल, 2। ठीक है, अब देखो ग्राम में वेट देखोगे तो 1 मोल मेथेन, यानी मेथेन का अणु बाहर निकालो तो कितना आएगा। एक कार्बन का कितना लेते हैं, 12। एक हाइड्रोजन का कितना लेते हैं, 1। हाइड्रोजन कितने, 4 और 12 कितने हो गए, 16 ग्राम। किसी को ऐसे हो रहा हो कि ये कैसे निकाला, तो मैं बार बार कह रही हूँ ये टॉपिक अलग से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अणु बाहर कैसे ज्ञात करते हैं। ऑक्सीजन का एक का कितना होता है, 16। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, 4। तो कितना हो गया, 64 ग्राम। एक कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32। 32 और 12 कितने हो गए आपके, 44 ग्राम। 44 ग्राम। इसका अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था हमने, कितना होगा, 36 ग्राम। यहाँ तक समझ में आ गई आपके। अब देखो इससे हमें एक चीज पता लग रही है, मेथेन का 1 मोल किसके बराबर है, 16 ग्राम की। O2 के 2 मोल किसके बराबर है, 64 ग्राम के। CO2 का 1 मोल किसके बराबर है, 44 ग्राम के। H2 के 2 मोल किसके बराबर है, 36 ग्राम। पता लग रहा है इससे, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन में कितने ग्राम CO2 मिल रही है, 22 ग्राम। 22 ग्राम, जबकि 1 मोल में कितने ग्राम होती है, 24 ग्राम। कितने ग्राम होती है, 24 ग्राम। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि 1 मोल CO2 बराबर कितना होता है, 44 ग्राम। ठीक है, अगर ये 44 ग्राम 1 मोल के बराबर है तो 22 ग्राम किसकी बराबर होगी भाई,
यानी 22 ग्राम CO2 बराबर कितना होगा? 0.5 मोल होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो देखो 1 मोल मेथेन का ले रहे थे और हमें 1 मोल क्या प्राप्त हो रही थी? CO2, यानी बराबर मात्रा है। जितना मोल इसका है उतने ही मोल किसके प्राप्त हो रहे हैं? CO2 के। अब कह रहा है कि 22 ग्राम CO2 जो है कितने मोल मेथेन से प्राप्त होगी हमें। तो देखो 22 ग्राम का मतलब आधा मोल, आधा मोल। अगर इसका आधा मोल प्राप्त हो रहा है तो इसका कितना मोल काम आएगा? आधा मोल। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें 22 ग्राम CO2 प्राप्त करनी है तो मेथेन का कितने मोल का दहन करना पड़ेगा? आधे मोल। बात समझ में आ रही है? या तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सोल्व कर लो, वरना इसको लिख करके ऐसे सोल्व कर सकते हो। देखो मैं यही लिख देती हूँ, 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है कितने से? 1 मोल मेथेन के दहन से। ठीक है, 1 ग्राम CO2 प्राप्त होगी 1/44 से। ठीक है, और 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी 1/44 गुणा 22। कितने मोल हो जाएंगे मेथेन के? इतने मोल CH कितना आएगा भाई? 22 44, तो 1/2 मोल आ गए। अर्थात मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ अभिक्रिया को यहाँ से। ठीक है, या मैं इसको नीचे ही लिख देती हूँ थोड़ा सा, इस वाले को। कितना आ रहा है हमारे पास? 1/2 मोल मेथेन। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका? आधा मोल। मेथेन का कितना मोल? आधा मोल हमें आवश्यक होगा, यानी उसका दहन करवाना होगा ताकि हमें 22 ग्राम CO2 मिल जाए। ठीक है, एक बार इस जो लिखा हुआ है सोल्व किया इसको समझो और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना। एक बार मैं फिर से तुम्हें समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखी? रासायनिक अभिक्रिया। फिर हमने उसको क्या किया? संतुलित। ठीक है, संतुलित कर लिया। संतुलित करने के बाद हमने जो मोल कॉन्सेप्ट थी उसका यूज किया कि कितने मोल, सबके मोल ज्ञात कर लिए, क्रियाकारक के भी ज्ञात कर लिए और उत्पाद के मोल भी ज्ञात कर लिए। जैसे मोल हुआ तो हमने ग्राम में मात्रा भी ज्ञात कर ली इन सबकी। फिर देखा भाई इस कितने मोल मेथेन के दहन से कितने मोल CO2 प्राप्त होगी। फिर क्वेश्चन को देखा कि इसमें क्या पूछ रहा है? मात्रा किसकी दी गई है? CO2। पूछ क्या रहा है? मेथेन का। यानी उत्पाद की देकर के क्या पूछ रहा है हमसे? क्रियाकारक के मोल, जो हमने इस तरीके से निकाले। इसको समझ लो और समझने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, फटाफट से इसको समझ लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर देती हूँ यहाँ तक। ये अभिक्रिया अलग है, ये लो। ठीक है, ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कैसे निर्धारित करते हैं? तो देखो पहले जो है ना, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं थी। कभी किसी एटम की हेल्प से ज्ञात करते थे, कभी किसी तत्व की। लेकिन जो वर्तमान में किसी भी अणु तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जब भी ज्ञात करते हैं तो वो है कार्बन 12 मानक पद्धति पर आधारित है। वर्तमान पद्धति किस पर आधारित है? कार्बन 12 मानक पद्धति। मानक पद्धति, ये पद्धति क्या है?
कि इसमें किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे वो किसकी मदद से ज्ञात करते हैं? कार्बन 12 समस्थानिक की सहायता से। ठीक है, तो इसके आधार पर कैसे परिभाषित करते हैं हम परमाणु द्रव्यमान को? किसी तत्व का परमाणु भार उसकी वह संख्या है, ठीक है, किसी तत्व का परमाणु भार उसकी वह संख्या है जो हमें क्या बताती है कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12 भाग के कितने गुणा भारी है। ठीक है, ठीक है, तो किसको कह रहे हैं अपन परमाणु द्रव्यमान? कि किसी तत्व का परमाणु भार उसकी वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुणा भारी है। क्या कहा मैंने? किसी तत्व का, देखो लिखने से, लिखी हुई पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगी। किसी, थोड़ी सी टफ है लैंग्वेज, क्लिष्ट है मतलब इतनी, लेकिन इतनी भी नहीं टफ नहीं है कि लिखोगे तो अच्छे से समझ में आएगी। किसी तत्व का परमाणु भार उसकी वह संख्या है, उसकी वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का परमाणु भार उस तत्व का परमाणु भार कार्बन 12 समस्थानिक के एक औसत परमाणु, ठीक है, एक मिनट, किसी तत्व का परमाणु भार उसकी वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का परमाणु भार कार्बन 12 समस्थानिक के एक मिनट, उस तत्व के एक औसत परमाणु का आएगा, सॉरी, उस तत्व के एक मिनट, उस तत्व, यहाँ पर उस तत्व के एक औसत, ठीक है, औसत, एक मिनट, इसको दोबारा से कि उस तत्व के एक औसत परमाणु का भार, औसत परमाणु का भार, औसत परमाणु का भार कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु भार के परमाणु, एक मिनट, सॉरी, ठीक है, तो सॉरी वो इन खत्म हो गई। किसी तत्व का जो परमाणु भार है उसकी वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक औसत परमाणु का भार कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। तो थोड़ी सी टफ लगेगी परिभाषा, लेकिन इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छी हो जाएगी। देखो, किसी तत्व का परमाणु भार, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें O2 लेना है, O2 अणु हमारे पास, ठीक है,
उसमें हमें ऑक्सीजन का क्या ज्ञात करना है, परमाणु भार की गणना करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे, परमाणु भार उसकी वह संख्या है जो क्या बताती है हमें कि उस तत्व का एक औसत परमाणु, तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, इसका एक औसत परमाणु यानी एक ऑक्सीजन परमाणु का जो भार होगा वो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के, यानी कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का जो भार होगा उसके 1/12वें भाग से कितने गुणा वो भारी होता है। ठीक है, ये हमें पता लगाना है। अगर हमें ये पता लग जाए कि वो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से इतने गुणा भारी है तो वही उस तत्व का क्या हो जाएगा, परमाणु भार। बात समझ में आ रही है, बार बार इसको पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान में परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है किसी तत्व का, तो कौन सी पद्धति पर आधारित है, वो कार्बन 12 मानक पद्धति पर आधारित है। बात समझ में आ रही है। और कार्बन 12 मानक पद्धति के आधार पर परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा क्या दी गई है, जो ये लिखी गई है आपके सामने। तो वर्तमान में जो कार्बन 12 समस्थानिक है उसके एक परमाणु का जो भार लिया गया है वो कितना माना गया है, 12 AMU। कितना माना गया है, 12 AMU। AMU क्या होता है यहाँ पर, AMU ये होती है आपकी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई, वो सॉरी परमाणु द्रव्यमान इकाई है, एटॉमिक मास यूनिट। 12 AMU माना गया है कार्बन 12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान। इसको आधार मानकर इसका 1/12वां भाग लेना है, फिर उस 1/12वें भाग से तुलना करनी है किसी तत्व के एक औसत परमाणु के भार की। और जैसे ही तुलना में पता लग जाए कि ये इसका इतना गुना भारी है, वही उस तत्व का क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम कुछ तत्वों की क्या ज्ञात करते हैं, AMU के अंदर परमाणु द्रव्यमान। फिर हमें ये भी पता लगाना है कि अगर AMU में नहीं पूछे हमसे, किस में पूछ ले, ग्राम के अंदर, तो वो कितना है। तो उससे पहले हमें किसकी वैल्यू पता होना चाहिए, एक AMU की पता होनी चाहिए। अगर हमें ये पता है कि किसी एक AMU के बराबर कितना होता है, ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो ले लिया स्क्रीनशॉट है। ठीक है, अब हम एक AMU की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसके सापेक्ष जो हम क्या है अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की गणना करते हैं। ठीक है, तो देखो कितना माना गया है कार्बन 12 मानक पद्धति में, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का भार 12 है। देखो एक AMU जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका, तो एक AMU बराबर होता है 1.6606 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। एक AMU की ग्राम में वैल्यू कितनी होती है, इतनी। कितनी होती है, इतनी। अब अगर हमें किसी भी तत्व का ग्राम में भार दे दिया जाए और ये कहा जाए कि उसकी AMU के अंदर वैल्यू ज्ञात करो, जैसे क्वेश्चन ही ले लेते हैं, क्वेश्चन ही ले लेते हैं। देखो परमाणु द्रव्यमान में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, केवल परिभाषा पूछी जाती है, परिभाषा याद कर लेना क्या होती है। बाकी सारे जो क्वेश्चन अब जो करवा रही हूँ उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। परमाणु द्रव्यमान में जितना मैंने करवा दिया उसमें से कोई भी क्वेश्चन जो आपका बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम के अंदर। ठीक है, इतना कर लेना, बस इतना काफ़ी है। परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा, उसमें क्या क्या चीज़ याद रखनी है आपको कि कौन सी वर्तमान में परमाणु द्रव्यमान कौन सी पद्धति पर आधारित है, किस पद्धति पर आधारित है, कार्बन 12 मानक पद्धति पर। इसमें जो परमाणु द्रव्यमान याद करते हैं
वो किसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं? कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से तुलना करके ज्ञात करते हैं। दूसरी चीज हम क्या पता लगाते हैं उससे कि जो कार्बन का है, इस पद्धति के अनुसार जो कार्बन परमाणु है, कार्बन 12 समस्थानिक का, उसके एक परमाणु का औसत परमाणु भार हमने कितना माना? 12 AMU माना। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखनी है आपको, कितना माना? 12 AMU। किस पर आधारित है? कार्बन 12 मानक पद्धति पर। ये वैल्यू ये चीज याद रखनी है, यही से क्वेश्चन पुटअप होता है आपका। ठीक है, बाकी डिटेल में जाने की और कुछ कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जितना मैं करवा रही हूँ उतना काफी है। हाँ, ये है कि मेरा जो वीडियो है ना रेगुलर नहीं आ पा रहा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। मैं खुद पढ़ाने के लिए जाती हूँ, तो जितना टाइम मिल पाता है मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ, जितना मिल पाता है। और भी मैं पूरी तरह से और कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और दूँ, लेकिन जितना जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिया उस टॉपिक में से आप कोई सी एग्जाम दे लेना, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। ठीक है, तो देखो AMU के अंदर इसकी वैल्यू इतनी है। अब देखो, हमें मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व कि एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? ग्राम में दे रखी है उसकी वैल्यू 1.67। ठीक है, 1.6738 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम दे रखा है। तो AMU, तो AMU में मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फटाफट से देखो क्वेश्चन को, समझो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछ रहा है, ऊपर मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इसको देखिए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमने ऊपर क्या लिखा, 1 AMU के बराबर कितना ग्राम होता है? इतना ग्राम। और हमें वैल्यू किस में दे रखी है क्वेश्चन में? ग्राम में। और पूछ किस में रहा है? AMU में। तो देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहीं से। 1.6605 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम कितने AMU के बराबर होता है? 1 AMU के बराबर बता रहा है कि ये अपने को जो अपने हिंट लिख रखा है। फिर देखो 1 ग्राम कितने AMU के बराबर हो जाएगा भाई? 1/1.6605 गुणा 10⁻⁻24 AMU। यहाँ तक समझ में आ गई बात? तीसरा देखो, मैं थोड़ा सा भी इसको इरेज करके इसको चलो यही कर देती हूँ। कितने ग्राम दे रखा है हाइड्रोजन का द्रव्यमान? इतना। तो 1.6738 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम जो है वो कितने AMU के बराबर हो जाएगा भाई? तो देखो 1/1.6605 गुणा 10⁻⁻24 और गुणा में कितना आपके पास? 1.6738 गुणा 10⁻⁻24 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ग्राम है और यहाँ पर भी क्या है? ग्राम है। ये वाला ग्राम में वैल्यू है, तो बराबर किस में आ जाएगा? आपका AMU के अंदर। एक बार जो है ना, इसको मैं इरेज करके ये वाली जो वैल्यू है मैं ऊपर लिख देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए क्या है आखिर। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर मैंने लिखा है कि 1/1.6605 गुणा 10⁻⁻24 गुणा 1.6738 गुणा 10⁻⁻24। जब इसको काटोगे तो आपके पास लगभग बराबर सा ही है। तो कितनी आ जाती है वैल्यू आपके पास? 1.00
8 AM, यानी हाइड्रोजन तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है ग्राम में इतना होता है, AMU में वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। ठीक है, करना क्या आपको, अगर आपको ग्राम में, तो सीधी सीधी बात बता दूँ, ये तो हमने जिस तरीके से सोल्व करते हैं नॉर्मली उस तरीके से सोल्व करके बता दिया। अब डायरेक्ट आपको कैसे करना है, क्योंकि आपके पास टाइम क्या रहता है, कम, तो उसमें अगर ऐसे करने लगोगे तो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ग्राम में वैल्यू देनी है, ग्राम में वैल्यू दे रखी है अगर क्वेश्चन में, तो सीधा सीधा क्या करना है, इस संख्या का भाग दे देना। ठीक है, तो किस में आ जाएगा आपके पास, AMU में वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। और अगर आपको AMU में वैल्यू दे रखी है, किस में दे रखी है, AMU में दे रखी है, तो उसको किससे गुणा कर देना, इससे, किस में वैल्यू आ जाएगी आपकी, ग्राम के अंदर। बात समझ में आ रही है। अगर आपको ग्राम में वैल्यू दी जाए और AMU में पूछ रहा है, तो 1.66038 गुणा 10⁻⁻24 का भाग दे देना। और अगर आपको AMU में वैल्यू दी जाए और ग्राम में पूछ रहा है आपसे, तो इससे गुणा कर देना। बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, जितना पढ़ा दिया उसको अच्छे से तैयार करना। जो चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट में ज़रूर लिख करके भेजना, क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या तो समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा। आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इसीलिए जो है ना ज़्यादा वीडियो भी नहीं डाले जा रहे। रेस्पॉन्स जितना ज़्यादा मिलेगा मुझे भी मतलब वीडियो डालने की उतनी ज़्यादा रहेगी कि हाँ भाई बच्चों को कुछ जानने की क्यूरी है उनके अंदर। ठीक है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा दिखाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कमेंट लिख के भेजोगे, और आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है तो उसका रेस्पॉन्स दो, और नहीं समझ में आ रही है तो लिख के भेजो कि हमारी ये चीज़ समझ में, ताकि मैं उस चीज़ को दोबारा से समझा पाऊँ कि इसमें कुछ सुधार करना है कि नहीं करना है। वो आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करो ताकि उन सबको भी इसका फ़ायदा मिले, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, साथ में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करो, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करो, और जो चीज़ नहीं समझ में आए तो फिर समझाने के लिए तो मैं हूँ। बाकी धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद।